हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए, एक बात की आपका मैंने कमेंट्स देखे तो मैंने पाया कि कुछ लोगों का ये कि सर आप क्लास से पहले रिवीजन मत करवाइए। कुछ लोग चाहते हैं कि रिवीजन करवाइए। क्योंकि मेरा टीचिंग स्टाइल ये है कि मैं क्लास से पहले अपनी पुरानी क्लासेस का एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आपकी उस बात पे हम थोड़ा गौर करेंगे कि क्लास के टाइमिंग को हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए आप निश्चित रहिए। और देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, मैं आपको फिर से ये बात बताता हूँ कि ये जो यूपीएससी का सफ़र है ना, ये कोई रेस नहीं है। 100 मीटर की कोई रेस नहीं है जो आपने एक दिन में पूरी कर ली। ये क्या है, ये एक मैराथन है जिसको दौड़ना है और लगातार दौड़ना है। मैं रिवीजन इसीलिए करवाता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अपना जब रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं क्लास में क्लास में कम से कम ऐसा हो कि आपका रिवीजन हो जाए। मैं आपका रिवीजन करवा दूं। हमको ज्यादा समय नहीं लगता। अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसमें शुरू के 20 मिनट हमको किस में लगते हैं, रिवीजन में। आप धीमे धीमे मैं शुरुआत से प्रैक्टिस इसलिए लेके चलता हूं कि धीमे धीमे ये जो भूगोल है, भूगोल में आगे जब हम लोग आर्थिक भूगोल पे पहुंचेंगे या आर्थिक भूगोल के बाद जब भारत के भूगोल पे पहुंचेंगे, जब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कुछ। अभी जो भूगोल हम पढ़ रहे हैं, जिसको भौतिक भूगोल कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें अभी याद करने को नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है सर रिवीजन की अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। एक बार कंसेप्ट समझ लिया और वो चीजें आपके दिमाग में बैठ गई। लेकिन जब आगे थोड़ी चीजें आएंगी, जब आपको थोड़े फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, वहां पे ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए मैं शुरुआत से ये प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम मान तक पहुंचे तो आपको अचानक से ऐसा ना लगे कि ये क्या हो गया। और यकीन मानिए, इस प्रैक्टिस अगर आप कुछ समय मेरे साथ व्यतीत करेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये प्रैक्टिस सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। इसी तरीके से क्लासेस आगे होनी चाहिए। अभी हमारी क्लासेस नहीं हुई, अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए क्लासेस को। और अभी से अगर ये सब चीजें चेंज में करूंगा तो हो सकता है आपके लिए भी ज्यादा अच्छी ना हो और मेरे लिए भी ज्यादा अच्छी ना हो। तो बस बने रहिए और विश्वास कीजिए कि हम लोग पूरा सिलेबस आपको करवा देंगे। और जितना समय सीमा निर्धारित किया गया है, करीब करीब उसी समय सीमा पे हम लोग ये पूरा सिलेबस, पूरी ज्योग्राफी की किताब जो है स्टडी आईक्यू द्वारा प्रकाशित, वो हम लोग पूरी खत्म कर लेंगे। 2024 को हम लोग मेनली टारगेट करके चल रहे हैं। लेकिन जो लोग इस साल 2023 में भी अपना प्रीलिम्स का पेपर देना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहां उससे पहले भी जो जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोग उससे पहले कर लें। तो अब निश्चिंत रहिए। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ रहना है, पढ़ते रहना है और साथ ही साथ उस चीजों को रिवाइज करते रहना है। इसके बाद स्टडी आईक्यू का अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो आपको कौन सा कोड लगाना है, आपको कोड लगाना है MB लाइव। MB लाइव कोड लगाने से आपके साथ क्या होगा, आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। MB लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो जो कोर्स की प्राइस है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है वो आपको मिल जाएगा। ये इस किताब को हम लोग आधार बनाते हुए चल रहे हैं। आपकी बार बार ये क्वेरी आ रही है कि सर ये किताब कहाँ मिलेगी। देखिए, आप नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें बहुत सारे आपको लिंक देखने को मिलेंगे और उन्हीं लिंक में से आपको इस किताब का लिंक भी देखने को मिल जाएगा। दोनों किताबों का लिंक देखने को मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप लोगों को हिंदी वाली, जो हिंदी माध्यम के छात्र उनको छात्राएं हैं, उनको हिंदी माध्यम की किताब खरीदनी है, और जो इंग्लिश मीडियम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको इंग्लिश मीडियम की किताब खरीदनी है। और वो दोनों ही किताबें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। किताब इसलिए आप खरीद लीजिए। किताब अगर आप खरीदेंगे, और जब मैं किताब को आधार बनाते हुए आगे चल रहा हूं, तो आपके पास पढ़ने के लिए एक टेक्स्ट बुक आपके पास रहती है, एक रेफरेंस बुक आपके पास रहती है। दूसरी चीज, रेफरेंस बुक जो है वो कभी भी नोट्स के सप्लीमेंट्री का काम नहीं कर सकती। आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए। और किसी भी टॉपर के नोट, या अगर मैं मेरे नोट्स भी अगर आपको कभी दूं, तो वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट या वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितने ज्यादा आपके बनाए गए हुए नोट्स हैं। तो कोशिश कीजिए कि खुद अपनी क्लास में, जब आप क्लास में बैठे हैं या खुद जब आप रिवाइज कर रहे हैं, तब आप अपने नोट्स बनाते चलें। तो करते हैं शुरुआत क्लास। और आप देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाली क्लासेस अपने आप हटती जाएंगी, क्योंकि उनका रिवीजन मेरे को लगता है हमने सफिशिएंट टाइम कर चुका है। तो उन सब चीजों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जब जहां जहां मेरे को लगता है कि ये चीजें जरूरी हैं, वो सब चीजें एक बार आप चलते रहिए मेरे साथ, तो आपको मजा आने लगेगा। और मजे सिर्फ पढ़ने में नहीं, बल्कि मजा आपको अपने जो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जो आप प्रीलिम्स का पेपर देंगे, वहां पे भी आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल थी। हमारी बात हो रही थी सूर्य को लेके।
सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? एक सूर्य तारा है। ये कहां पर स्थित है? ये सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इसकी आयु कितनी है? इसकी आयु है 5 अरब वर्ष। और ये इसके केंद्र पे अगर मैं तापमान आपको बताऊं तो कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो वहीं इसके सतह का अगर तापमान देखना है आपको कितना मिलेगा? आपको करीब करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका क्या मिलेगा? तापमान मिलेगा। सूर्य को 2 परतों में विभाजित किया है वैज्ञानिकों द्वारा। कुछ है आंतरिक परतें और कुछ है बाहरी परतें। आंतरिक परतें हमने देखा था 3 प्रकार की होती है: कोर, संवहन क्षेत्र और विकिरण क्षेत्र। रेडिएशन जोन की जात कन्वेक्शन जोन, और साथ ही हमने इसको बोला था कोर। देखिए आपका कमेंट ये और रहता है कि सर इंग्लिश में, देखिए जो ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी है वो मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला करूं। आपकी डिमांड रहती है कि सर इंग्लिश में भी बताइए हमें, क्योंकि ये चैनल जो है वो हिंदी माध्यम के छात्रों को समर्पित है। तो ज्यादातर फोकस मेरा ये रहता है कि मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूं, लेकिन फिर भी आप घबराइए मत। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी में भी आपको बताऊं और इंग्लिश में भी मैं आपको बताऊं। जैसे इसको कोर को इंग्लिश में भी आप क्या कहोगे? इसको आप कोर कहोगे। विकिरण क्षेत्र, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे रेडिएशन जोन। क्या बोलोगे? रेडिएशन जोन। वहीं संवहन क्षेत्र को आप बोलोगे कन्वेक्शन जोन। ये बात हो चुकी थी हमारी। उसके बाद हमने बात करी थी बाहरी परतों की, या इन्हीं को बोला जाता है एक्सटीरियर लेयर्स। एक्सटीरियर लेयर्स में हमने देखा था सबसे पहले प्रकाश मंडल, या इसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, वर्णमंडल, संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन, और लास्ट में कोरोना या किरीट की हमने बात की थी। सबसे पहले ये डायग्राम जो आपने बना लिया था, देखिए आप कह रहे थे कि सर डायग्राम हम कैसे बनाएं? या तो आप स्लाइड को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके स्लाइड को अभी आप अपनी कॉपी में डायग्राम बना सकते हैं। अन्यथा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी, उसको सर्च करिए आप टेलीग्राम पे। वहां पे मैं क्लास के बाद क्लास की पीपीटी टीम डाल देती है, और टीम जब डालती है पीपीटी तो उसके बाद उस स्लाइड्स आप डाउनलोड करके क्लास की आप उससे आराम से क्या बना सकते हैं? डायग्राम बना सकते हैं। हमने बात करी थी कोर की हमने जब बात करी थी तो ये सूर्य का कौन सा हिस्सा है? आंतरिक हिस्सा है। यहाँ पे नाभिक की अभिक्रियाएं होती हैं, और साथ ही साथ ये कैसा हिस्सा है? सर्वाधिक गर्म, जिसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने बात करी थी विकिरण क्षेत्र की, जिसको रेडिएशन जोन भी हमने कहा था। यहाँ पे ऊर्जा किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित हो रही है, और विकिरण यहाँ पे किस के द्वारा हो रहा है? फोटोन्स के द्वारा। यहाँ पे तापमान थोड़ा कम हो चुका है। कितना हो चुका है? 2 से 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस। विकिरण क्षेत्र या रेडिएशन जोन। इसके बाद हमने बात करी थी किसकी? इसके बाद हमने बात करी थी संवहन की या कन्वेक्शन जोन की हमने बात करी थी। यहाँ पे संवहन द्वारा क्या हो रहा है? ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। यहाँ पे तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और यहाँ पे गैसें अब कैसी हो चुकी है? आयनीकृत हो चुकी है। इसके बाद हमने बात करी थी बाहरी परतों में। सबसे पहले जिसको हमने प्रकाश मंडल बोला था, फोटोस्फीयर कहा था। प्रकाश की किरण किस माध्यम से यहाँ से निकलेगी? विकिरण के माध्यम से मिलेगी, और यहाँ पे तापमान आपको देखने को मिलेगा 62 से उसे 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान आपको देखने को मिलेगा। वर्णमंडल क्या था? प्रकाश मंडल से ऊपर, कितना ऊपर? 2100 किलोमीटर ऊपर स्थित क्या है? वर्णमंडल, या इसको बोला जाता है क्रोमोस्फेयर। और यहाँ पे अगर आप तापमान देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 3700 से 7700 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद संक्रमण क्षेत्र, या जिसको ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज हो रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और वो चेंज आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे तापमान चेंज हो गया अचानक से। तापमान में बहुत तेजी से वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। टेम्परेचर सडन इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया? 7700 डिग्री सेल्सियस से 5 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे तापमान पहुंच चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं सूर्य की बाहरी परत, एकदम बाहरी जो परत है उसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। ये 5 लाख डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान मिलेगा, और इसको आप देख नहीं सकते नग्न आंखों से। सौर कलंक की हमने बात करी थी। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होने के कारण आसपास के क्षेत्र से तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, और सौर कलंक वर्ष कितने का मिलेगा? आपको 22 वर्षों को देखने को मिलेगा। सौर पवने प्लाज्मा की एक धारा है। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था सर ये प्लाज्मा क्या होता है? बच्चे देखो, जिस प्रकार अवस्था होती है ठोस, या जिसको कहूं मैं सॉलिड, द्रव और गैस, लिक्विड और गैस, इसी प्रकार पदार्थ की एक अवस्था होती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं उसी को? प्लाज्मा। जैसे ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होती है, ऐसी पदार्थ की एक अवस्था उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ये फोर्थ स्टेट, चौथी अवस्था है पदार्थ की।
ये अत्यधिक गर्म है, अत्यधिक गर्म होने के कारण अब इसको कौन नहीं बांध सकता, गुरुत्वाकर्षण सूर्य का इसको बांधे नहीं रह सकता। इसके बाद हमने ध्रुवीय ज्योतियों की बात करी थी। ध्रुवीय ज्योतियों में आपको दो नाम पता होने चाहिए, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक जो इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे आवेशित कण, और आवेशित कण किसके, सौर ज्वाला के आवेशित कण वायुमंडल में जब गैसों के साथ क्रियाएं करते हैं तब क्या किसको बनाएंगे, वो बनाएंगे ध्रुवीय ज्योतियों को। हमने ग्रहों की बात करी थी, ग्रहों के पास अपनी निश्चित कक्षा होती है। उसके बाद हमने देखा था ग्रह दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। हमने डिफरेंस देखा था दोनों के बीच में। आंतरिक ग्रह पृथ्वी के समान होते हैं, यहाँ पे सतह ठोस होती है, सघन होते हैं, सूर्य के समीप होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, स्थलीय ग्रह कहा जाता है। ये बृहस्पति के समान आपको देखने को मिलेंगे, गैसीय पदार्थों से ये निर्मित है, ये कम घने होते हैं, सूर्य से काफी दूर होते हैं, इनको जोवियन ग्रह कहा जाता है, या इनको जियांट प्लेनेट भी कहा जाता है। इसके बाद हमने हर एक ग्रह के बारे में चर्चा करी थी। बुध जो सबसे छोटा ग्रह है, जो सबसे तेजी से सूर्य की परिक्रमा भी लगा देता है, और साथ ही सूर्य के सबसे निकट है। इसके परिक्रमण काल हमने बात करी थी 88 दिवस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने बात करी थी शुक्र की, जिसको वीनस भी कहा जाता है। ये पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की एक जुड़वा बहन है, या पृथ्वी की भगिनी भी इसको कहा जाता है। इसी को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। यहाँ पे परिक्रमण दिवस अगर आप देखेंगे 225 दिवस आपको देखने को मिलेगा। यही सबसे गर्म ग्रह है, और साथ ही साथ इसका वातावरण किससे बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे वो क्या थी, पूर्व से पश्चिम घूमता है अपनी धुरी पे। पृथ्वी की हमने बात करी थी, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य से दूरी के स्थान पे देखी तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसकी आकृति भू आब है, इसी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी अवस्थित है, यहाँ पे वायुमंडल में जीवनदायिनी गैसें आपको देखने को मिलेंगी, और इसका एक प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। मंगल दूसरा सबसे छोटा ग्रह, इसका लाल रंग होने का कारण है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में लौह खनिज। इसका परिक्रमण दिवस आप देखोगे 687 दिवस हो चुका है, और वायुमंडल में क्या मौजूद है, यहाँ पे जलवाष्प मौजूद है। इसके दो उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे, फोबोस और डीमोस। इसके बाद हमने बात करी थी बृहस्पति की, सबसे बड़ा ग्रह, यहाँ पे कोई ठोस सतह नहीं है, वायुमंडल में आज भी हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है, परिक्रमण काल 22 वर्ष का हो चुका है, साथ ही साथ 75 उपग्रह। आपने बहुत सारे कमेंट्स में बताया, लेकिन चूंकि ये कुछ पुरानी स्लाइड्स हैं, आपने सही बता रहे थे कि आजकल कुछ उपग्रह बदल चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये हर किताब में क्या लिखा रहता है, ज्ञात उपग्रह। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे साइंस नए नए साइंटिस्ट नए नए उपग्रहों को ढूंढते जाएंगे, ये संख्या बदल जाती है, और यूपीएससी कभी भी ऐसे उपग्रहों की संख्या के बारे में आपसे नहीं पूछेगी। इसके बाद हमने बात की थी शनि की, या सैटर्न जिसको कहा जाता है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। यहाँ पे भी कोई ठोस सतह आपको देखने को नहीं मिलती, घनत्व इसका सबसे कम है, परिक्रमण काल अब बढ़ के 29 वर्ष हो चुका है, और इसके भी कितने प्राकृतिक उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे, 53। यहाँ पे बस बताने का मतलब यह है कि बाहरी ग्रह या जो बड़े ग्रह हैं उनके आपको प्राकृतिक उपग्रह ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमने बात करी थी अरुण की, जिसको यूरेनस भी कहा जाता है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, परिक्रमण काल अब 84 वर्ष हो चुका है, 90 डिग्री पे झुका हुआ है, और इसको आइस जायंट के नाम से भी जानते हैं। नेपच्यून जो सूर्य मंडल में, सौर मंडल में सबसे अंतिम ग्रह है, इसको किसका जुड़वा कहा जाता है, यूरेनस का जुड़वा कहा जाता है, और यहाँ पे परिक्रमण काल कितना हो चुका है, 165 वर्ष का हो चुका है। कुछ अन्य सदस्यों की हमने जब बात करी थी तो हमने बात करी थी क्षुद्र ग्रह, जिनको छोटे ग्रह भी कहा जाता है। क्या होती है, चट्टाने होती हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगा रही हैं। ये चट्टाने कहां से आई है, सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए कुछ अवशेष हैं, और मंगल और बृहस्पति के बीच में इसकी मुख्य पट्टी पाई जाती है। धूमकेतु की हमने बात करी थी, ये क्या होती है, जमी हुई गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं, साथ में चट्टानों के पिंड होते हैं। ये किसकी परिक्रमा लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, और जब सूर्य की तरफ आते हैं तो पूंछ का निर्माण करते हैं, और हमेशा इसकी पूंछ सूर्य के विपरीत रहेगी। इसके बाद हमने बात करी थी कुछ कंफ्यूजिंग शब्दों के बारे में, जिनका नाम था उल्का, उल्का पिंड और उल्काब। उल्काब क्या है, उल्काब अंतरिक्ष में स्थित चट्टाने हैं जिनका आकार आप देखोगे तो धूल के कण से लेके छोटे क्षुद्र ग्रह की बराबर हो सकता है। इसके बाद हमने बात करी थी उल्काओं की। जब उल्काब किसी ग्रह या किसी पृथ्वी जैसे ग्रह के वातावरण या वायुमंडल में आ जाएंगे तो आप उनको क्या कहोगे, उनको कहोगे आप उल्का। और यही उल्का जब सतह पे आके गिर जाएंगे तो इनको आप क्या कहोगे, उल्का पिंड कहोगे। फिर हमने बात कही थी कि सौरमंडल का विकास कैसे हुआ है। सौरमंडल के विकास में हमने सबसे पहले इमैनुअल कांत साहब की गैसीय परिकल्पना देखी थी। गैसीय परिकल्पना क्या थी, गैस से बना हुआ बादल लगातार घूम रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल के कारण ये इसकी अंदर की सतह तो क्या होने लगी, सघन होने लगी, और आसपास जो छोटे छोटे गैस के बादल थे वो भी सघन होने लगे। जो एकदम अंदर सघन बना उसको आप सूर्य के नाम से जानते हैं, और जो आसपास घूमते हुए बादल जो सघन बने उनको आप किस नाम से जानते हैं, ग्रह के नाम से जानते हैं। इस प्रकार सौरमंडल बना। इसके बाद हमने बात करी थी नेबुला परिकल्पना की, या जिसको निहारिका परिकल्पना भी कहा जाता है। या धुरी पे घूमता हुआ एक विशाल नेबुला था। जब वो वृत्ताकार गति करने लगा तो क्या होने लगा, इसमें ऊष्मा या ऊर्जा का इसका हास होने लगा, और यहाँ पे शीतलन की प्रक्रिया शुरू हो गई। शीतलन की प्रक्रिया
के कारण इसकी जो बाहरी सतह थी, या हर ग्रह या सूर्य की जो बाहरी सतह थी वो क्या होने लगी, जैसे पृथ्वी पे भी आप देखोगे जो बाहरी सतह है उसका तापमान आपको कैसा मिलेगा, उसका तापमान आपको कम देखने को मिलेगा, और केंद्र पे अगर आप तापमान देखोगे तो ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि शीतलन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके बाद हमने बात की थी शिशु ग्रह या प्लेनेटेसिमल, जो 1905 में दी गई थ्योरी। इसमें हमने देखा था सूर्य और सूर्य के बराबर एक छोटा, सूर्य से छोटा एक तारा जब सूर्य से आके टकराया तो सूर्य के कुछ टुकड़े उससे अलग हो गए, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वो सूर्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाए, और वो आज भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। फिर हमने बात करी थी बिग बैंग, जो 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। एकल बिंदु सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसका घनत्व अनंत आपको देखने को मिला था और तापमान बहुत अधिक हो चुका था। इससे हमको ये भी पता चला कि ब्रह्मांड लगातार क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। फिर हमने बात करी थी पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। हमारा ग्रह है, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरे नंबर का ग्रह है सूर्य से अगर हम देखें तो। इसकी आकृति भूआब जैसे, इसको नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पे क्या महत्वपूर्ण है, पृथ्वी पे आपको 3 मंडल देखने को मिलते हैं। स्थल मंडल, स्थल मंडल के साथ आपको वायुमंडल और जल मंडल देखने को मिलता है। जहां पे तीनों चीजें, तीनों मंडल एक साथ मिलते हैं, वहां पे आपको जैव मंडल या जीवन देखने को मिलता है। इसके बाद हमने देखा था कि स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ। स्थल मंडल का विकास जब पृथ्वी आंशिक द्रवीय अवस्था में थी। आंशिक द्रवीय अवस्था में होने के कारण क्या हुआ, जो घनत्व के आधार पर पदार्थ जमते चले गए। इसी प्रक्रिया को हमने किस नाम से कहा था, इसी प्रक्रिया को हमने विभेदन के नाम से कहा था। जब घनत्व के आधार पर पदार्थ जमने लगे, पदार्थ जमने क्यों लगे, क्योंकि पृथ्वी का तापमान धीमे धीमे क्या होने लगा है, कम होने लगा है। ये विभेदन का पहला चरण था, प्रथम चरण था या फर्स्ट स्टेज थी। इसके बाद दोबारा विभेदन हुआ, और दोबारा विभेदन कब हुआ, दोबारा विभेदन जब हुआ जब मंगल से 2-3 गुना जब ग्रह पृथ्वी से आके टकराया, और जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, उस टकराने के कारण, उस कॉलिजन के कारण तापमान बढ़ा, और तापमान जब बढ़ा तब क्या हुआ, विभेदन की दूसरी चरण या दूसरा स्टेज शुरू हुआ, और यहाँ से पृथ्वी में आप देखोगे बहुत सारी परतें बनके आपके सामने आ गई। उन परतों को आप किस नाम से जानते हो, उनको आप कोर, मेंटल या भूपर्पटी के नाम से भी जानते हैं। आप ऊपरी वाली परत को आपके कहोगे क्रस्ट कहोगे, उसको भूपर्पटी भी कहते हैं, मेंटल कहोगे उसको प्रावार कहते हैं, और अंदर ही अंदर जो आपको मिलेगी उसको कोर कहा जाता है। इसके बाद हमने बात करी थी कि वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। उसके हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। पहली अवस्था में हमने देखा था कि सौर पवनों के कारण जो आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें हैं वो अपने सौर पवनें उसको अपने साथ ले गई। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से जब पृथ्वी का तापमान कम होने लगा तो पृथ्वी के भीतर से भाप और जलवाष्प निकलने लगे। भाप और जलवाष्प के कारण ही हमने देखा था ऊपर जाके बादल बनने लगे, और जब बादल बने तो वो बारिश होने लगी, और बारिश के कारण किसका विकास हुआ था, जलमंडल का विकास। और तीसरी अवस्था में क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। प्रकाश संश्लेषण क्यों होने लगा, क्योंकि जब बारिश हुई तो जीवन कहाँ पे आया, सबसे पहले जीवन आया सबसे पहले पानी में। जलमंडल में सबसे पहले जीवन देखने को मिलेगा, वहां आपको छोटे जीव जंतु और पादप देखने को मिले। उन्होंने कौन सी क्रिया करी, प्रकाश संश्लेषण है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें प्रयोग में आने लगी, और वहां पे वायुमंडल की तीसरी अवस्था बनी। और जो हम आज वायुमंडल देखते हैं वो इन 3 स्टेजों के बाद, 3 चरण के बाद आपके सामने आया। उसके बाद हमने बात करी थी, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द था वो क्या था, गैस उत्सर्जन, या जिसको हमने कहा था डी गैसिंग। डी गैसिंग क्या था, डी गैसिंग वो स्थिति थी जब पृथ्वी के नीचे से बहुत सारी गैसें आ रही थी। वो किस रूप में बाहर आएंगी, वो इस प्रकार ज्वालामुखी बहुत सारी, जब पृथ्वी में क्रैक बनने के कारण पृथ्वी से क्या निकलने लगी, बहुत सारी गैसें निकलने लगी। इसके बाद हमने बात करी थी जलमंडल। जलमंडल में क्या हो रहा था, लगातार बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, नीचे से भाप निकल रही थी, जलवाष्प निकल रही थी, वो ऊपर जाके संघनन होने लगा। संघनन होने के कारण बादल बने, और बादल बनने के बाद क्या हुआ, बारिश हुई। और उसी बारिश जहां जहां पृथ्वी में क्या थी, पृथ्वी में गर्त थी, जहां जहां गड्ढे थे, वहां पे ये बारिश का पानी आके जमा होने लगा। जहां जहां पानी जमा हो गया वहां क्या हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ, और वही महासागरों में आपको क्या देखने को मिलेंगे, उन्हीं महासागरों में आपको जीवन देखने को मिला। हमारी बात हुई थी कि महासागर कब बने। महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं, और लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। और 250 से 300 करोड़ साल पहले कौन सी क्रिया शुरू हुई, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई। और ये हमको पता है कि लंबे समय तक जीवन सिर्फ कहाँ था, महासागरों में था या जलमंडल में था। और जलमंडल में या महासागरों में जब तक ऑक्सीजन संतृप्त नहीं हो गई तब तक जीवन बाहर नहीं निकला। जब एक बार संतृप्त हो गई अब जीवन बाहर निकलने लगा, और कहां पे पहुंचना शुरू हुआ, उसका स्थल मंडल में।
फिर जैव मंडल का विकास हुआ। जैव मंडल हमने देखा था कि सबसे पहले किस रूप में विद्यमान था, ब्लू ग्रेन एल्गी, या जिसका नाम है शैवाल के रूप में। एकदम सिंपल, एकदम सरल जीवन था, सरल कोशिकाओं से निर्मित ये शैवाल थी। ये सबसे पहले पृथ्वी पर आई, और ये भी सबसे पहले कहाँ आपको देखने को मिलेंगी, पानी में देखने को मिलेंगी। हमको ये सब बातें आज कैसे पता है, क्योंकि कुछ शैल, कुछ चट्टानें ऐसी थी जहां पे हमको इसके क्या मिले, जीवाश्म देखने को मिले हैं। इसके बाद हम बात करें, हमने यहाँ तक क्लासेस हमारी खत्म हो चुकी थी, और आप देखेंगे कि अभी तक शायद 20 या 21 मिनट हुए, और 20-21 मिनट में हम पूरी क्लास, पूरा रिवीजन अच्छे तरीके से कर चुके हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, और आशा करता हूँ आपने होमवर्क अच्छे से कर लिया होगा। मैंने आपसे कहा था कि आपको एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना है, या अगर आपके पास स्टडी आईक्यू की किताब है तो उससे आपको क्या पढ़ना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल या पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। आशा करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा, और वो टेबल अब आपने समझने की कोशिश कर ली होगी। वो टेबल कुछ इस प्रकार की दिख रही थी आपको। इसमें आप अगर इसको टेबल को एक तो पढ़ना कैसे जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे तो ये समझ में आपको नहीं आएगी। इस टेबल को हमेशा नीचे से पढ़ना शुरू करना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। हमने देखा था सबसे बड़ा जो समय काल है उसको हमने ईयन बोला था, उसके बाद महाकल्प था, फिर था कल्प था, और फिर लास्ट में हमने देखा था युग, और युग के बाद आप देखोगे काल आपको देखने को मिलेगा। तो आरोही और अवरोही क्रम में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि यहाँ पे सबसे पहले बिग बैंग, सुपरनोवा और तारे की उत्पत्ति आपको लिखी हुई है। ये बहुत पुराना समय की बात कर रहा है, जब हमारा क्या बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, और उसके बाद किसकी उत्पत्ति हुई है, सूर्य की उत्पत्ति। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले बिग बैंग, और उसके ऊपर लिखा है तारों की उत्पत्ति। ये कब हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 अरब साल पहले क्या हुआ है, करीब करीब 5 अरब साल पहले आपको सूर्य का निर्माण हुआ है, और 13.8 अरब वर्ष पूर्व पहले किसका निर्माण हुआ है, उससे पहले निर्माण हुआ है किसका, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। उसके बाद आप चलोगे यहाँ पे, इसके बाद आपको मिलेगा प्रोटेरोजोइक। क्या मिलेगा, इसको बोला जाता है हिंदी में प्रागजीव, प्रोटेरोजोइक। इसको बोला जाता है आद्य महाकल्प, और इसको बोला जाता है हेडियन। ये कितने साल पहले था, ये था 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी। महासागरों और वायुमंडल में क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो हम पिछली स्लाइड में हमने बात करी थी, जिसको हमने बोला था कि सबसे पहले जो जीवन था वो किस रूप में बाहर आया, वो आया ब्लू ग्रीन शैवाल। और ये कितने कोशिका से बनी हुई थी, ये एक कोशीय जीवाणु था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कब ब्लू ग्रीन शैवाल का जीवन पृथ्वी पे आया, तो आपको बताना पड़ेगा कब आया, प्रोटेरोजोइक, या किस पे आया, जिसको आप बोलते हैं आद्य महाकल्प। ये आपको याद होनी चाहिए चीजें, इस प्रकार के प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था एक बार ये आप पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मेंस में अगर आप इसको बनाते हैं, इसके जो टर्म्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। एक्स्ट्रा एज का मतलब बाकी सब लोग जो चीजें नहीं लिखेंगे वो चीज अगर आप एग्जामिनर को बता रहे हैं तो एग्जामिनर क्या होगा, इंप्रेस होगा, और इंप्रेस होने के साथ वो हो सकता है आपको 1/4 या आधा नंबर ज्यादा दे दे। तो ये वो टेबल है, ये टेबल आपको याद करनी है थोड़ी बहुत, आपके दिमाग में इनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये टेबल होनी चाहिए। इस टेबल को याद करने का तरीका है, लेकिन वो याद करने का तरीका अगर आप हिंदी की टेबल देखोगे तो थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे, अगर ये टेबल आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको ज्यादा याद करने में आसानी रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश वाली टेबल भी डाली है आपके लिए। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्टार्स, जिसमें हमने कहा था तारों की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड या सुपरनोवा जिसमें हुआ, यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे सूर्य पैदा हुआ, ओरिजिन ऑफ सन, और ओरिजिन ऑफ किसका, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति। उसके बाद हमने जैसे बात करी थी हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। हेडियन में जैसे हमने बात करी थी कि अभी वायुमंडल में क्या है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद हमने बात करी थी आर्कियन, आर्कियन में क्या आपको देखने को मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक जो इयन था, देखो आप हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो नाम बराबर ही है, यहाँ पे भी प्रोटेरोजोइक ही है, इसको प्रागजीव बोलो, वैसे प्रोटेरोजोइक इसको कहा जाता है। प्रोटेरोजोइक में आपको क्या देखने को मिलेंगे, एर्थ्रोपोड्स। एर्थ्रोपोड्स क्या थे, एक प्रकार के जंतु थे, जीव थे, इनको बोला जाता है कई जोड़ों के जीव, बस एक जानवर का नाम था, आप अभी ये समझिए एर्थ्रोपोड्स। तो ये कब आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे प्रोटेरोजोइक में। आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिला हेडियन, हेडियन के बाद आपको देखने को मिला आर्कियन, और आर्कियन के बाद आपको देखने को मिला प्रोटेरोजोइक।
देखो ऐसी टेबल जब हम पढ़ते हैं तो इसको याद करने का तरीका कैसे है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 3 चीजें हमने पढ़ी, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, ये 3 आपने सिर्फ इनिशियल लेटर, इसके जो शुरुआती अक्षर है वो आपने लिख लिए। आपने देखा हेडियन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल रही है। आर्कियन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आर्कियन में आपने देखा आपको देखने को मिली ब्लू, ग्रीन, शैवाल। जबकि प्रोटेरोजोइक में आपको क्या देखने को मिले, कई जोड़ों वाले जीव। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलेंगे, जीव, और यहाँ पे आप उनका नाम लिख सकते हो एर्थेरोपोड्स। इस प्रकार अगर आप टेबल या इस प्रकार अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा आसानी से आपको याद हो जाएंगे इनिशियल लेटर से। अब देखिए इनिशियल लेटर से आपका, आप कुछ भी इसको बना सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं हैप। तो शुरुआती में आपको देखा हैप, हैप क्या है, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। यही चीज आपको टेबल बता रही है, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, हैप के नाम से आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद हम देखें उसके सामने आपको कौन सा एरा या कौन सा महाकल्प देखने को मिल रहा है, उसके सामने आपको प्री कैम्ब्रियन देखने को मिल रहा है। अब इसका नाम प्री कैम्ब्रियन ही क्यों रखा गया, इसके लिए देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैम्ब्रियन, क्या दिख रहा है, कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन से जो पहले था उसको आप क्या कहोगे, प्री कैम्ब्रियन कहोगे। हिंदी में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कैम्ब्रियन देखने को मिलेगा, और कैम्ब्रियन से जो बिल्कुल पहले था वो क्या है, प्री कैम्ब्रियन। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो कैम्ब्रियन से जो पहले था उसको आप क्या कहोगे, प्री कैम्ब्रियन कहोगे। तो यहाँ पे बात हो रही है प्री कैम्ब्रियन की, ठीक है। ये थे ईयन, ईयन को ईयन ही आप कहोगे हिंदी में भी, और एरा, एरा को महाकल्प कहोगे। तो कौन से महाकल्प की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है प्री कैम्ब्रियन की बात कर रहा है। अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे डब्बे आपको खाली देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन आपको खाली देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप समय देखिए, ये बात कर रहा है 4.8 मिलियन वर्ष पहले की बात कर रहा है, और यहाँ पे बात हो रही है करीब 13.8 मिलियन बिलियन साल पहले की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इतने पहले का भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये डब्बे खाली रखे गए हैं, इनके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हमने सबको एक ही चीज में डाल दिया। एक ही चीज किसमें, हमने ईयन में डाल दिया। इनको आगे हमने बहुत ज्यादा विभाजित नहीं किया, आगे बहुत ज्यादा इनको डिवीजन नहीं किया है। तो अब आपको याद हो गया वो हैप, हैप क्या था, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक। और यहाँ पे कौन सा आपको महाकल्प देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन तक हम पहुंच गए। प्री कैम्ब्रियन के बिल्कुल ऊपर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कैम्ब्रियन। क्या देखने को मिलेगा, कैम्ब्रियन, जो कि सही भी है भाई। अगर यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन लिखा हुआ है, कैम्ब्रियन से पहले लिखा हुआ है, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमको पता है कैम्ब्रियन ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कैम्ब्रियन। इसको हिंदी में भी आप क्या कहोगे, इसको हिंदी में भी आप कैम्ब्रियन ही कहोगे। ठीक है, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन पे आप पहुंचे, कैम्ब्रियन के पास आप देखोगे ये क्या है, अब कल्प पे हम पहुंच चुके हैं। अब देखो हमारे पास जब ज्यादा जानकारी है तो हमने डिवीजन ज्यादा करना शुरू कर दिया है। आपको यहाँ पे कैम्ब्रियन देखने को मिलेगा, ऑर्डोविशियन देखने को मिलेगा, सिलूरियन देखने को मिलेगा, डेवोनियन देखने को मिलेगा, कार्बनीफेरस देखने को मिलेगा, और परमियन देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन था, प्री कैम्ब्रियन के ऊपर हमको एक बात पता है, कैम्ब्रियन देखने को मिलेगा। कैम्ब्रियन से ऊपर आप जाओगे तो ऑर्डोविशियन आपको देखने को मिलेगा, सिलूरियन आपको देखने को मिलेगा, डेवोनियन आपको देखने को मिलेगा, कार्बनीफेरस आपको देखने को मिलेगा, और परमियन आपको देखने को मिलेगा। हिंदी वाले लोग आप घबराइए नहीं, क्यों नहीं घबराइए, क्योंकि इनको हिंदी में भी इसी नाम से जाना जाता है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बनीफेरस और परमियन के नाम से जाना जाता है। और यहां पे भी आप देखोगे कार्बन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बनीफेरस और परमियन। अब इसको भी याद करने के आप क्या तरीका निकाल सकते हो, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बनीफेरस और परमियन, बन गया। अब इसको आप आराम से याद रख सकते हो, इसको आप याद रखो कॉस डीसीपी, कॉस डीसीपी। क्या याद रखोगे आप, कॉस डी सी पी, कॉस डीसीपी। आपको पता था यहां पे पीसी है,
पीसी मतलब प्री कैम्ब्रियन, ये क्या हो गया कैम्ब्रियन, ये क्या हो गया ऑर्डोविशियन, ये क्या हो गया सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। बहुत आसान है। हाँ सर बिल्कुल ये आसान है, देखो इसे घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज है। एक बार बस आपको तसल्ली से इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समय इसमें देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई वो हमको पता होनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपको दिख रहा है ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन में आप देखोगे ऑर्डोविशियन के सामने लिखा हुआ है फर्स्ट फिश, पहली मछली। आपको कहां देखने को मिलेगी, पहली मछली आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद आप देखोगे सिल्यूरियन, सिल्यूरियन में देखोगे सबसे पहले जीवन कहां पे आ चुका है, पृथ्वी पे आ चुका है। और पृथ्वी पे किस रूप में जीवन आएगा, पृथ्वी पे पादप के रूप में जीवन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद और ऊपर जाओगे कार्बनिफेरस, देखो कार्बनिफेरस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ी सी ज्योग्राफी पहले पढ़ी है, थोड़ा सा भूगोल अगर आपने पहले पढ़ा है, तो बहुत बार ये कहते हैं कि कार्बनिफेरस समय का कोयला, कोयले के नाम से ही हमने इसको कार्बनिफेरस रखा है। अगर आप इसको देखोगे कार्बनिफेरस नाम में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिल रहा है कार्बन, और कार्बन से ही क्या बनता है कोयला। हम जब इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे और आर्थिक भूगोल भी जब पढ़ेंगे, तब हम कोयला जब पढ़ेंगे तो वापस यहाँ पे आएंगे हम लोग कार्बनिफेरस पे। इसीलिए ये जो इतिहास है, भूवैज्ञानिक इतिहास हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, कि हमको पता होना चाहिए कार्बनिफेरस कहाँ था, कार्बनिफेरस यहाँ था। ठीक है, और कार्बनिफेरस से ऊपर आप जाओगे तो पर्मियन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर जो रेंगने वाले जानवर है, जिनको आप रेप्टाइल्स कहते हो, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको याद हो गया कॉस डीसीपी, क्या याद हो गया कॉस डीसीपी। कॉस डीसीपी से पहले पीसी आपको देखने को मिलेगा, पीसी मतलब क्या था प्री कैम्ब्रियन, ये क्या था महाकल्प, और ये सब क्या थे कल्प। इन सारे कल्पों का भी तो कोई महाकल्प रहा होगा, इन सारे कल्पों का अगर जो महाकल्प है उसका नाम है पैलियोजोइक, उनका क्या नाम है पैलियोजोइक। तो आपने यहाँ पे कॉस डीसीपी लिखा है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे पैलियोजोइक, क्या लिखोगे पैलियोजोइक। ये क्या है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एक महाकल्प है। और ये सब क्या है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे कल्प। पीसी क्या है, पीसी भी एक महाकल्प है। प्री कैम्ब्रियन एक क्या है, प्री कैम्ब्रियन भी एक महाकल्प है। तो याद हो गया प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन के बाद हमने याद करा कॉस डीसीपी, और कॉस डीसीपी का महाकल्प आपने देखा वो क्या है पैलियोजोइक। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पैलियोजोइक के ऊपर महाकल्प आप देखेंगे उसका नाम है मीजोजोइक, क्या नाम है उसका मीजोजोइक। पी के बाद एम, हम देखते हैं समय, कई बार समय ए एम होता है या पी एम होता है, तो यहाँ पे पी एम आपको देखना है, पी एम प्राइम मिनिस्टर साहब, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, नाम भी सिमिलर लग रहे हैं पैलियोजोइक मीजियोजोइक। मीजोजोइक क्या है, एक महाकल्प है, क्या है महाकल्प। इस महाकल्प के भी कुछ क्या रहे होंगे कल्प रहे होंगे। इस महाकल्प के 3 कल्प हैं, 3 कल्प कौन से हैं, नाम से बहुत आसान से लगेंगे आपको, ट्रायसिक, क्या है ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। क्या नाम है इनका, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जुरासिक आपने मूवी भी देखी होगी, जुरासिक में आपको क्या देखने को मिले थे डायनासोर्स, तो ये नाम ही किससे मिलेगा आपको डायनासोर। यहाँ पे भी आप देखोगे जुरासिक के सामने आपको देखने को मिलेगा, इसको कहा जाता है डायनासोर्स का युग। किसका युग कहा जाता है, डायनासोर्स का युग कहा जाता है। और डायनासोर्स का युग है तो डायनासोर कभी ना कभी खत्म भी हुए, तो डायनासोर कब जाके खत्म हुए क्रिटेशियस में, कब खत्म हुए क्रिटेशियस में। तो हमने शुरू किया प्री कैम्ब्रियन से, प्री कैम्ब्रियन के बाद हम कैम्ब्रियन में गए, कैम्ब्रियन में हमने पढ़ा कॉस डीसीपी। कॉस डीसीपी क्या था, कॉस डीसीपी था कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बनिफेरस और पर्मियन। इसके बाद हमने देखा ये तो कल्प है, इनके कुछ महाकल्प भी रहा होगा। इसका जो महाकल्प का नाम था वो क्या नाम था पैलियोजोइक, इसका महाकल्प था। पैलियोजोइक के ऊपर हमने जो महाकल्प देखा उसका नाम था मीजोजोइक, और मीजोजोइक के हमने कल्प देखे वो कितने थे 3 थे। 3 कौन कौन से थे, 3 का नाम था ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। यहां तक हमको अच्छे से चीजें पता चल चुकी हैं। पैलियोजोइक, मेजियोजोइक, अब एक और जोइक हमने बनाया जिसमें आज हम हैं,
उसका नाम है सेनेजॉइक। क्या नाम है उसका? सेनेजॉइक। पैलियोजॉइक, मीजोजॉइक और सेनेजॉइक। पैलियोजॉइक, मीजोजॉइक और सेनेजॉइक। अब सेनेजॉइक को हमने दो भागों में विभाजित किया। दो भागों में आप देखोगे टर्शियरी, क्वाटरनरी। इसको हिंदी में भी देखोगे आप क्या कहोगे? तृतीय कल्प, जिसको टर्शियरी कहा जाता है, और चतुर्थ कल्प। ठीक है, तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प, यह इसको कहा जाता है टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब टर्शियरी और क्वाटरनरी में भी हमने डिवीजन कर दिए, इनको विभाजित कर दिया। यहाँ पे विभाजन नहीं था, देखो इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अब हमको शैलो के माध्यम से अधिक जानकारी मिलना शुरू हो गई है, तो हमने और इनका विभाजन किया। अब टर्शियरी के आप विभाजन देखोगे, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। क्या क्या नाम है? पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। अब कैसे याद करना है? बिल्कुल वही वाली ट्रिक लगाओ। इनिशियल लेटर सारे लिख लो। पी लिखा, ई लिखा, ओ लिखा, एम लिखा, पी लिखा। आप देखोगे पियोम्प बन चुका है। क्या बन चुका है? पियोम्प। पी ई ओ एम पी बन चुका है पियोम्प। अब देखो पियोम्प क्या क्या है। पहले पी से आप देखोगे पैलियोसीन, ई से आप देखोगे इयोसीन, ओ से देखोगे ओलिगोसीन, एम से देखोगे मियोसीन और फिर पी से आपको देखने को मिलेगा प्लियोसीन। पैलियोसीन, इयोसीन, इयोसीन के बाद आपको देखने को मिलेगा मियोसीन, मियोसीन के बाद प्लियोसीन। आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा याद करने, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बार बार आपसे रिवीजन करवाता हूं। इसी वजह से कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको रिवाइज करना ज्यादा जरूरी होता है। तो इसको याद कैसे करोगे? पियोम्प से आप याद कर सकते हो तृतीय कल्प को। तृतीय कल्प या टर्शियरी के बाद आप देखोगे क्वाटरनरी, या इसी को कहा जाता है चतुर्थ कल्प। अब इसमें दो डिवीजन है सिर्फ। दो डिवीजन कौन सा है? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। कौन कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि होलोसीन में आज हम हैं। तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन कौन कौन से? फिर से आप मेरे को बताइए। प्लीस्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन के अगर आप देखोगे आगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न मैन। क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन कौन है? मॉडर्न मैन हम है। हम ही को कहा जाता है होमोसेपियन सेपियन। क्या कहा जाता है हम लोगों को? होमोसेपियन सेपियन। तो वो कब आए? वो इसी कल्प में, इसी में आपको देखने को मिलेंगे, होलोसीन में। यहाँ पे भी आप हिंदी में देखोगे तो आपको देखेगा अभिमत और अत्यंत नूतन। ये जो अभिमत है इसको होलोसीन के नाम से जाना जाता है। आप होलोसीन याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप होलोसीन देवनागरी में भी लिख के आते हैं वहां पे कॉपी में, तो वो सही माना जाएगा, होलोसीन। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आधुनिक मानव। आधुनिक मानव कब आया? होलोसीन में आया है। चीजें याद हो रही हैं? थोड़ी थोड़ी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक दो बार और आप रिवाइज करोगे, मैं आपको करवाऊंगा। कल फिर हम मिलेंगे, परसों फिर मिलेंगे। कम से कम 4 बार मैं इस टेबल को आपको रिवाइज करवाऊंगा और चीजें याद हो जाएंगी। कैसे याद हो जाएंगी? देखो अब आप समझना आपका दिमाग कैसे आपके साथ खिलता है। ओरिजिन ऑफ, यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति। इसके ऊपर चले गए, 3 हमने पढ़े थे। कौन कौन से? हमने पढ़ा था हेडियन, हमने पढ़ा था आर्कियन, हमने पढ़ा था प्रोटेरोजॉइक। प्रोटेरोजॉइक के बाद हमने देखा था यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन, पीसी के नाम से हमने जिसको देखा था। उसके बाद हम यहाँ गए थे प्री कैम्ब्रियन से ऊपर आपको कैम्ब्रियन देखने को मिलेगा। कैम्ब्रियन जैसे ही आया आपको कौन सा शॉर्ट ट्रिक याद आनी चाहिए? कॉस डीसीपी। कॉस डीसीपी जैसे याद आया, सी से कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये बात हुई थी किनकी? कल्पों की। इसका क्या रहा होगा? कोई ना कोई महाकल्प। महाकल्प किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे? पैलियोजॉइक। पैलियोजॉइक, अच्छा जॉइक आ गया। जॉइक 3 थे, पैलियोजॉइक, मीसोजॉइक, सीनोजॉइक। पैलियोजॉइक के हमने देख लिए कॉस डीसीपी। मीसोजॉइक के हमने देखे थे 3 थे, उनका कोई शॉर्ट ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं है। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। सेनोजोइक को हमने 2 भागों में बांटा था, तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प, या जिसको मैं कह सकता हूं टर्शियरी या क्वाटरनरी। तृतीय कल्प को या टर्शियरी को हमने पियोम्प में डिवाइड करा था। पियोम्प, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलियोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। इसके बाद हमने देखा था जो क्वाटरनरी, उसको 2 भागों में हमने बांटा। 2 भागे कौन कौन से थे? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। अगर आपसे पूछा जाए कि आज आप कहाँ हो, तो आज हमने होलोसीन में। चीजें याद हो रही हैं?
एक बार इधर का जब याद हो गया, ये वाली चीजें आपको सब याद हो गई, कल्प, महाकल्प, ईयॉन, युग, उसके बाद ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। आप यहाँ पे पता लगेगा कि पहली फिश कब आई, पहले रेंगने वाले जीव कब आए, पहले डायनासोर कब आए, डायनासोर कब विलुप्त हुए, आधुनिक मानव कब आया, आधुनिक मानव से पहले आप यहाँ पे एप लिखा देख रहे हैं। एप क्या होता है, आपने चिंपांजी देखा है, बिल्कुल एक ऐसा ही जानवर होता है। हम कहते हैं भी बंदरों से हम लोग बने हैं, इवोल्यूशन हुआ है बंदरों से, तो ये वही था जो मनुष्य से पहले थे, एप। यहाँ पे आपको होमोसेपियन आपको देखने को मिलेगा, जिसको आदि मानव भी कहा जाता है। आदि मानव की कहानी हमने बात पढ़ी है, तो वो होमोसेपियंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उसको प्लीस्टोसीन में देखने को मिलेगा। और प्लीस्टोसीन के बाद जो होलोसीन आया, उसमें क्या आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको आधुनिक मानव, मॉडर्न मैन आपको देखने को मिलेंगे। ये टेबल थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ने की टेबल है ना, इसको आप हवा में नहीं पढ़ सकते, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। और देखिए इंपॉर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आज भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। अगर आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देखोगे तो लगातार 2013 में पूछा, 2015 में पूछा, 2017 में पूछा, लगातार इससे आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो किसी एक को उठा लेता है और आपसे पूछ लेता है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर पेपर देना है तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। और यूपीएससी में भी आपको नहीं पता, यूपीएससी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो कहा जाता है, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में इसको कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है अभी तक इसने सवाल नहीं पूछा है, लेकिन आगे ये सवाल आपसे पूछ ले। और अगर नहीं भी पूछती है तो मेंस में जब आप आंसर लिखोगे, मुख्य परीक्षा में जब आप अपना उत्तर लिखोगे और वहां पे आप ये बताते हो कि होमोसेपियन या आधुनिक मानव होलोसीन में है और आदि मानव प्लीस्टोसीन में है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा, आपको और लोगों से ज्यादा नंबर कैसे लेके आने हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, अगर आप नहीं करोगे तो कोई आपके साथ जो पढ़ रहा है वो आप कर लेगा। तो ये कोशिश करनी है कि जो जो चीजें मैं आपको बताऊं कि आपको करनी है वो आप करते रहिए मेरे साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक इसी तरीके से अगर आप याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा ईयॉन, ईयॉन के बाद महाकल्प या जिसको एरा भी कहा जाता है, कल्प जिसको पीरियड भी कहा जाता है, युग जिसको इपॉक कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, और काल लास्ट में आपको देखने को मिलेगा एज। ये है सबसे बड़ा, ये कैसा है, इसको ये है सबसे बड़ा। और ये आपको जो आपको लास्ट में दिखा एज या जिसको काल भी कहते हैं, ये है सबसे छोटा। ये क्या है, सबसे छोटा। तो इस प्रकार आपसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, और यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ ही है ना, थोड़ा सा दिमाग में रखना। सबसे बड़ा क्या होता है, ईयॉन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एरा या जिसको महाकल्प कहते हैं, फिर आपको कल्प देखने को मिलेगा जिसको पीरियड कहते हैं, उसके बाद आपको इपॉक देखने को मिलेगा जिसको युग कहते हैं, और लास्ट में आपको काल देखने को मिलेगा जिसको एज कहते हैं। एज सबसे छोटी है और ईयॉन सबसे बड़ा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। देखो हमने देखा हम लोग कौन से युग में रह रहे हैं, कमेंट में आप मुझे बताइए, बिना पीछे देखे, बिना नोट्स में देखे आप मुझे बताइए आप कौन से युग में हैं। हम जिस युग में हैं इसको एक और नाम से जानते हैं, एक और किस नाम से जानते हैं इसको, नाम से जानते हैं हम लोग एंथ्रोपोसीन। किस नाम से जानते हैं इसको, अंग्रेजी में बोला जाता है एंथ्रोपोसीन एज। एज हमने क्या कहा था, काल है। एंथ्रोपोसिन का मतलब, एंथ्रोपोसिन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, और इसमें जो पहला शब्द है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब क्या होता है, एंथ्रो का मतलब होता है मनुष्य, या मैं इसको कहूं ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स, आधुनिक मानव। तो जहां पे आपको आधुनिक मानव ज्यादा देखने को मिलेंगे, ऐसे युग को हमने नाम ही क्या दे दिया, एंथ्रोपोसिन युग। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसानी से है। एंथ्रोपोसिन युग एक हमने होलोसीन में से एक अलग युग बना लिया, उसी में से होलोसीन का एक छोटा सा पार्ट लिया, जो आज से करीब 4200 साल पहले शुरू हुआ था। 4200 वर्ष पहले हमने माना कि आधुनिक मानव अच्छी तरीके से विकसित हो चुका है, तो 4200 से हम लोग मान के चल रहे हैं एंथ्रोपोसिन युग चल रहा है। लगातार मनुष्य की जो संख्या उसमें वृद्धि हो रही है, तो ऐसे युग को हमने नाम ही क्या दे दिया, एंथ्रोपोसिन युग। ठीक है,
तो एंथ्रोपोसिन युग, इसमें इसमें भी एक अलग से हमने आयु निकाली, और वो आयु है जो बहुत ही, इस पे यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकती है, करंट अफेयर में भी रहता है ये, मेघालय युग, करंट अफेयर्स में भी रहता है मेघालय आयु। मेघालय आयु क्या है? आज से करीब 4200 साल पहले, आज से करीब 4200 साल पहले के कुछ अवशेष पाए गए हैं मेघालय में। किस चीज के अवशेष पाए? उसमें हमने देखा है जो क्लाइमेट है, जो तापमान है, वो तेजी से बदला है। अब धीमे धीमे गर्मियां बढ़ने लगी हैं, ठंडा कम होने लगा है। इस प्रकार के जो अवशेष पाए गए हमको गुफाओं से मिले, और कहाँ पे स्थित है गुफाएं? वो स्थित है मेघालय में। और मेघालय कहाँ है? आपको पता है भारत का एक राज्य है मेघालय। तो ऐसी आयु को हमने नाम दे दिया मेघालय आयु। तो ये इंडिया में है मेघालय राज्य। तो आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि मेघालय आयु किससे संबंधित है? तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि आज से इसको, इसका जो पूरा टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 4200 वर्ष का अभी तक। और 4200 वर्षों में क्या हुआ है? धरती का तापमान या पृथ्वी का तापमान धीमे धीमे बढ़ने लगा है, और जो आइस एज थी, या जिसको हम आइस काल कहते हैं, वो खत्म हो गई है, धीमे धीमे कम हो रही है। पृथ्वी पे से बर्फ हटने लगी है, और धीमे धीमे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान लगातार अब बढ़ता जा रहा है। तो उस आयु को हम किस नाम से जानते हैं? मेघालय आयु के नाम से जानते हैं। आपको पता लगा एंथ्रोपोसिन क्या होता है, आपको पता लगा मेघालय आयु क्या होता है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे चलने से पहले कुछ होमवर्क है आपके लिए। देखिए, मेंस में आंसर लिखने होते हैं आप, और आपका जो मेरिट है, जिससे आपकी रैंक बनेगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख जो योगदान रहता है वो मेंस के नंबरों का रहता है। क्योंकि मेंस में हमको आंसर लिखने होते हैं, और आंसर लिखने से हम बहुत घबराते हैं। हमको लगता है कि हम पहले ही दिन सबसे अच्छा आंसर लिख के रखेंगे। तो देखिए, पहले दिन आप सबसे अच्छा आंसर नहीं लिख सकते, इस बात को मान लीजिए। और जितना जल्दी मानेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा ये आपके लिए। हमको पहले दिन परफेक्ट नहीं बनना है। अगर आप पहले दिन परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप परफेक्ट हैं तो फिर तो आप लबासना में होने चाहिए थे, आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते कहीं। तो आप अभी उस स्थिति पे नहीं पहुंचे, आपको बनाना है। और कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमको आपका क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। बीच बीच में मैं क्लास के अंत में आपको इस प्रकार कुछ क्वेश्चन देता रहूंगा। शुरुआती में ये क्वेश्चन जो रहेंगे, ये जो प्रश्न रहेंगे, एनसीईआरटी के पीछे के जो प्रश्न है वो रहेंगे। धीमे धीमे हम लोग यूपीएससी मेंस के जो प्रीवियस ईयर के जो पहले पूछे गए सवाल है उन पे पहुंचेंगे। लेकिन पहले आप जब शुरू में लिखना शुरू करेंगे, जब इनिशियल आप पहला अक्षर लिखना शुरू करेंगे, तो अगर मैं आपको शुरुआती दिनों में अगर यूपीएससी के पिछले सालों के पेपर दे दूं तो हो सकता है आप डर जाएं। इसीलिए मैंने वो इजी सवाल उठाए जो एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए थे। इसमें पहला सवाल आप देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में निम्न वैज्ञानिकों के मूलभूत अंतर बताइए। इसमें हमने पढ़ा है कांत के बारे में, इसमें हमने पढ़ा है लाप्लास के बारे में, और हमने पढ़ा है कैम्बरलिन व मोल्टन के बारे में। इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। विभेदन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा विभेदन क्या होता है, आपको अच्छे से याद होगा। इसमें कौन सा आप डायग्राम बना सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, वो एक बार लिखने की कोशिश कीजिए, और फिर मुझे बताइए कि सर हमने ये सब चीजें लिखी। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि है mukul.bharadwaj@studiiq.com। क्या है? mukul.bharadwaj.studiiq.com। या आप लोग टेलीग्राम पे भी मुझको ये भेज सकते हैं जवाब लिख के। और तीसरा यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिला, प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था? पहले धरती का स्थल कैसा था और आज कैसे हो गया? ये चीजें हमने इनडायरेक्टली कुछ पढ़ी हैं, कुछ डायरेक्टली पढ़ी हैं, लेकिन पढ़ा हमने यहाँ पे सब कुछ है। तो सब कुछ जो हमने पढ़ा है वही आपको अब अपनी कॉपी में लिख के मुझे बताना है। और मुझे भी नहीं बताओ तो आप खुद अपने पास रखिए। खुद अपने पास रखने के बाद जब आप 1 महीने बाद आज के बाद आंसर लिखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि 1 महीने में पहले कैसे लिखता था, क्यों वो क्लास का रिवीजन, क्यों ये स्टडी आईक्यू की क्लासेस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कैसे स्टडी आईक्यू की किताब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और हम कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो ये आंसर, ये प्रश्न आप मेरे को लिख के भेजिएगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एक ये चीजें यहां तक खत्म हुई, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास हमने समझ में आ गया, हमको ब्रह्मांड कैसे बना, हमको ये समझ में आ गया सूर्य कैसे बना,
हमको ये समझ में आ गया पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी के बाद हमको ये समझ में आ गया पृथ्वी पे जीवन कैसे आया। अब हम लोग पृथ्वी की बातें करना शुरू करेंगे। पृथ्वी की बातें करना शुरू करने से पहले हम लोगों को सबसे जो पहला और सबसे सरल जो टॉपिक है वो है उसके अक्षांश और देशांतर। क्या होते हैं ये अक्षांश, क्या होते हैं ये देशांतर, क्यों होते हैं ये अक्षांश और देशांतर, क्या इनका प्रयोग है, क्या इनके अनुप्रयोग हैं, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आपको शब्द दिख रहा होगा भौगोलिक ग्रिड। सबसे पहले समझते हैं ग्रिड क्या होता है। आपने अगर करंट अफेयर आप पिछले सालों से पढ़ रहे हैं, पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ महीनों से, तो बार बार न्यूज़पेपर में भी रहता है स्मार्ट ग्रिड। अब भारत सरकार स्मार्ट ग्रिड बनाना चाहती है और अभी तो प्रोग्राम भी चल रहा है वन सन वन ग्रिड करके, है ना। तो ये सब ग्रिड उसमें बार बार आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी फिर से भौगोलिक ग्रिड की हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। तो ये ग्रिड का मतलब क्या है, देखो बहुत सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो ग्रिड का मतलब है एक जाल। जाल किस चीज का, अगर हम लोग जैसे अभी जो मैंने बताया वन सन वन ग्रिड या स्मार्ट ग्रिड की बात करो तो वहां पे बात होती है तार, जो बिजली के जो तार होते हैं उसके जाल की, उसको हम कैसे जोड़ें, इस तरह की जो बात होती है उसको हम ग्रिड में रखते हैं। यहाँ पे अक्षांश देशांतर या भौगोलिक ग्रिड में ग्रिड का मतलब क्या है, पृथ्वी पे स्थित ये आप जाल देख रहे हैं जो अक्षांश और देशांतर से बना हुआ है, इसी जाल को आप किस नाम से जानते हो, भौगोलिक ग्रिड के नाम से जानते हो। भौगोलिक मतलब भूगोल, भूगोल मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पे स्थित क्या है ये ग्रिड, तो पृथ्वी पे स्थित ये कोई जाल है जो किससे बना है, अक्षांश और देशांतरों से बना है, उसको आप क्या कहोगे, भौगोलिक ग्रिड। अब क्या होते हैं ये अक्षांश और क्या होते हैं ये देशांतर, ये हम समय के साथ आगे पढ़ेंगे। चलें आगे। पृथ्वी की आपने एक तो ये तस्वीर देखी है जिसमें आपको क्या दिख रहा है, एक भौगोलिक ग्रिड दिख रही है जिसमें कुछ लाइनें आपको देखने को मिल रही हैं, कुछ लाइनें जो लेटी हुई हैं और कुछ लाइनें जो खड़ी हुई हैं। ये आपने तस्वीर देखी है। साथ ही साथ आपने एक और तस्वीर देखी है जो अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीर है। वहां पे पृथ्वी ऐसी नजर आती है। इस पृथ्वी में और उस पृथ्वी, इन दोनों इमेज में, दोनों फोटो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई जाल या कोई भौगोलिक ग्रिड आपको नहीं दिख रही है, जबकि यहाँ पे आपको भौगोलिक ग्रिड नजर आ रही है। ये तस्वीर हमने बनाई है। ये तस्वीर किसने बनाई है, हमने बनाई है, हमारे सॉफ्टवेयर ने बनाई है। जबकि ये तस्वीर हमने खींची है, हमने कहीं अंतरिक्ष में कैमरा लगा के तस्वीर खींची है। यहाँ पे आपको कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही, ना कोई अक्षांश दिख रहे हैं, ना कोई देशांतर दिख रहे हैं, ना ही कोई भौगोलिक ग्रिड दिख रही है। इसका मतलब ये जो अक्षांश है, जो देशांतर है, ये पृथ्वी पे मौजूद नहीं है। क्या सर, ये अक्षांश, ये देशांतर पृथ्वी पे मौजूद नहीं है। भगवान ने जब पृथ्वी बनाई तो भगवान ने उस पे ना अक्षांश बनाए ना ही देशांतर बनाए, भगवान ने पृथ्वी कुछ ऐसी बनाई। तो फिर सर मनुष्य ने ये क्यों बनाए, क्यों अक्षांश और देशांतर बनाए। आप सबने जीपीएस प्रयोग में लिया, आपके मोबाइल में एक, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो उसमें मैप नाम से एक ऑप्शन आता होगा, आप मैप खोलते हैं तो उसमें आपको जीपीएस दिखता है, उसमें आपको कुछ रेखाएं भी दिखते हैं जो अक्षांश और देशांतर होती हैं। उसमें अगर आपको अपनी लोकेशन जाननी है, अपनी स्थिति जाननी है, तो आप क्या करते हो, वहां पे एक सर्कुलर सा बटन होता है, उसको प्रेस करते हो स्क्रीन पे और वो आपको अपनी लोकेशन पे ले जाता है। या दूसरे तरीके से इसको समझे कि जोमेटो पे आपने कुछ ऑर्डर किया, स्विगी पे कुछ ऑर्डर किया और आपको ये चेक करना है कि मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंच चुका है, तो आप क्या करते हो, उस ऐप पे जाओगे और उस ऐप पे जाने के बाद उस मैप को खोलोगे और मैप में वो बता देगा आपको कि आपका ऑर्डर कहाँ पे पहुंच चुका है। क्या जानना चाह रहे हो आप उसकी स्थिति जानना चाह रहे हो। क्या जानना चाह रहे हो आप उसकी स्थिति, या मैं कहूं आप उसकी लोकेशन जानना चाह रहे हो। ये स्थिति या लोकेशन जानने के लिए ही हमने क्या बनाया, इस पे अक्षांश और देशांतर। अगर अक्षांश और देशांतर नहीं होते तो हम पृथ्वी पे स्थिति नहीं जान पाते, हम नहीं बता पाते कि वो कहां पर स्थित है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको सामने दिख रहा है, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे आपको अफ्रीका दिख रहा है, अफ्रीका के बाद यहाँ पे आपको कहीं भारत दिख रहा है, भारत में कहीं ना कहीं दिल्ली होगी। अब मैं आपको ये ग्रिड अगर हटा दूं, ये जाल अगर हटा दूं और मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली कहाँ पर स्थित है, तो आप मुझे कैसे बताओगे कि सर दिल्ली कहाँ स्थित है। सर दिल्ली आप ये बता सकते हो एशिया में, एशिया में एक देश है जिसका नाम है भारत या हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान में कहीं स्थित है।
आप ये बताओगे सर हिंदुस्तान में आपको ऊपर हिमालय देखने को मिलेगा, हिमालय से थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे दक्षिण की ओर तो आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, लेकिन आप अब भी मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे हो। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट उसकी स्थिति मेरे को जाननी है तो मेरे को किसका प्रयोग करना पड़ेगा, अक्षांश का या देशांतर का प्रयोग करना पड़ेगा। हमको दोनों चाहिए होते हैं, अक्षांश भी चाहिए और देशांतर भी चाहिए। तो यहां से हम शुरू करते हैं। आप समझ चुके हो कि अक्षांश और देशांतर का क्या प्रयोग है। अगर किसी बिंदु की स्थिति अगर आपको जाननी है तो आपको क्या चाहिए, अक्षांश और देशांतर। और ये कैसी रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, या इन्हें ही मैं कहता हूं इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइंस हैं ये लाइन है इमेजिनरी। इमेजिनरी लाइंस या काल्पनिक रेखा का मतलब ये है कि पृथ्वी पे अगर आप अंतरिक्ष से देखोगे तो ये रेखाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखा है ही नहीं। लेकिन हमने हमारी सहूलियत के लिए कुछ रेखाएं बना रखी हैं। तो ये कैसी रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और वो उनका प्रयोग क्यों किया जाता है, उनका उपयोग किसी स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। वो लोकेशन, उसकी स्थिति अगर आपको पता लगानी है तो आप किसका प्रयोग करोगे, आप अक्षांश का और देशांतर का प्रयोग करोगे। यहां तक बात क्लियर है। अब अक्षांश और देशांतर दोनों ही क्या हैं, अक्षांश और देशांतर दोनों ही कोणीय दूरी हैं, या मैं कहूं इनको, ये दोनों है क्या हैं, एंगुलर डिस्टेंस। सर ये कोणीय दूरी या एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है। देखिए हमने बचपन में, आप याद करो जब आपने ज्यामिति पढ़ी थी, जब आपको बहुत शौक था वो प्रकार ले जाने का स्कूल में, वो एक नया ड्राइंग बॉक्स आता था उस समय, मुझे नहीं पता आजकल के बच्चे उसको क्या कहते हैं, लेकिन हमारे समय पे उसको शायद ड्राइंग बॉक्स कहा जाता था। उस ड्राइंग बॉक्स में प्रकार आता था, प्रकार के साथ आपको डी मिलती थी, कुछ स्केल मिलते थे, और उसमें आपको छोटी सी पेंसिल मिला करती थी, रबड़ मिला करता था, शार्पनर मिला किया करता था। तो वो बड़ा शौक हुआ करता था उस समय, है ना। तो वो डी आपको मिलती थी, या जिस इस प्रकार की वो डी हुआ करती थी। यहाँ पे इस प्रकार से आपको एक पॉइंट मिलता था छोटा सा, और यहाँ पे एकदम ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री लिखा होता था, यहाँ पे 0 डिग्री लिखा होता था, और यहाँ पे 180 डिग्री लिखा हुआ होता था। हमको बताया जाता था कि अगर आपको किसी भी दो रेखाओं के बीच में अगर आपको कोण ज्ञात करना है तो ये जो बीच वाला जो बिंदु है इसको उन दोनों रेखाओं के बीच में रख दीजिए। इसका मतलब ये कि अगर मुझे इन दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना है तो मैं डी का वो बीच वाला बिंदु यहाँ रखूंगा, डी को ऐसे रखूंगा, यहाँ पे कहीं 90 डिग्री होगा, यहाँ पे कहीं 0 डिग्री होगा, यहाँ पे कहीं 180 डिग्री होगा। अब 0 से मैं मापना शुरू करता हूँ। 0 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा होता था, यहाँ पे 10 लिखा होता था, यहाँ पे 20 लिखा होता था, यहाँ पे 30 लिखा होता था। तो ये जो कोण आपको देखने को मिल रहा है ये कितने डिग्री पे दिख रहा है, अभी इसको अज्यूम हम कर लेते हैं ये 30 डिग्री का है। तो इसकी कोणीय दूरी मैं कहूं इस रेखा से इस रेखा की कोणीय दूरी कितनी आपको देखने को मिली, 30 डिग्री देखने को मिली। यही क्या है, कोणीय दूरी है। हमने बोला कि अक्षांश और देशांतर दोनों क्या है, कोणीय दूरी है। इसका मतलब इन्हें भी किसमें मापा जाता होगा, इन्हें भी डिग्री में मापा जाता होगा। भाई आप हमेशा देखा है कि 90 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ये क्या है, कोण नापने की इकाई तो है डिग्री। तो अगर कोण मापने की इकाई डिग्री है तो अक्षांश और देशांतर भी अगर कोणीय दूरी हैं तो उनको भी किस में मापा जा रहा है, उनको भी कोण में कोणीय दूरी में नापा जा रहा है। इसका मतलब उनको भी डिग्री में मापा जा रहा है। एक और छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। जैसे हम पढ़ते हैं कि एक घंटे में या मैं कहूं 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट के, बराबर होता है 60 मिनट्स। ठीक है, और मैं आपको बताऊं एक और चीज, 1 मिनट बराबर होती है
60 सेकंड के, ये सब बात हमको पता है। इसी तरीके से एक डिग्री, ये डिग्री का साइन होता है छोटा सा, ऊपर अगर आपको बनाना है तो डिग्री का साइन होगा। एक डिग्री बराबर होगी 60 मिनट की। और यहाँ पे मिनट जो होती है उसका जो सिंबल होता है उसको दर्शाया जाता है इस प्रकार। एक मिनट या एक डिग्री किसके बराबर हो गई? 60 मिनट के। ठीक है सर, एक मिनट, ये मिनट का सिंबल है, वो बराबर हो गई 60 सेकंड के। इसके बराबर 60 सेकंड के। मिनट में हमको एक कॉमा लगाना है ऊपर, सेकंड में हमको 2 कॉमा लगाने हैं ऊपर। आई बात समझ में? एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। यहां तक आशा करता हूं आप सब चीजें समझ चुके होंगे। आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि हमने यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ा है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल थोड़ा सा, बहुत सारे उसमें शब्द हैं और वो शब्द आप उनसे क्या नहीं हो, परिचित नहीं हो, इसलिए हो सकता है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। लेकिन लगातार अगर हम उसको रिवाइज करेंगे तो वो भी बिल्कुल आसान आपको लगेगा, जैसी बाकी सब चीजें लग रही हैं। आगे की क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, अक्षांशों से, देशांतरों से। आप तब तक लगातार स्टडी IQ IAS के साथ जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए कि आप जो क्लास होती है उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। ना केवल शेयर करें बल्कि अपने जो भी ग्रुप्स हैं आपके, जितने भी आपके मित्र हैं, उन तक इस कक्षा को पहुंचाएं। देखिए, स्टडी IQ का ये हमेशा से लक्ष्य रहा है कि जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं हम फ्री में अफोर्डेबल एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर सकें। अफोर्डेबल मतलब ये तो एकदम फ्री है, लेकिन आप ये मानिए, आप जो बार बार लिखते रहते हैं कि सर स्टडी IQ ने फ्री में दिया, ये फ्री नहीं है। आपका जो सबसे कीमती समय है वो आप हमको दे रहे हैं और आप इस बात के प्रॉमिस मैं आपको करता हूं, जब इतनी कीमती समय आप हमको देते हैं, इतना कीमती समय आप हमको देते हैं, तो ये हमारे ऊपर नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम उस समय का दुरुपयोग ना होने दें, उसका सदुपयोग करें हम और आप दोनों मिलके। तो मैं इसीलिए आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लगातार रिवीजन करवाता रहता हूँ कि आप हम समय का सदुपयोग करें। तो जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिए करिए। सुबह 8 बजे हम लोग मिलते हैं और तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। तो जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।